कोशिका का निर्माण कहाँ से होता है? यदि पहले से कोशिका पाई जा रही है तो उसी से निर्माण होएगा ना। इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए का जो संश्लेषण होता है वो बंद हो जाता है। एक कोशिका से दो कोशिकाओं का बनने के लिए, है ना, एक चक्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोशिका चक्र, यानी कि सेल साइकिल। बहुत ढेर सारे केंद्रक पाए जाते हैं, उनको हम लोग प्यारे बच्चों सिंथेटिकल सेल बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट, उसकी 5 प्यारे बच्चों सब अवस्थाएं होती हैं। सो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और नो डाउट आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में यानी कि आज की इस क्लास में अपन लोग पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एवं सेल डिवीजन, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन को प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल यानी कि जैव अणु वाला टॉपिक। प्यारे बच्चों, हमने बेहतरीन तरीके से एक टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, समझ लिया था। ठीक है, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्या? कोशिका चक्र, सेल साइकिल एवं सेल डिवीजन। ठीक है, आज जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं सेल साइकिल एवं सेल डिवीजन, इससे पहले आपने सेल के बारे में पढ़ रखा है? यस या नो में जवाब दो। यस भैया, पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा? बताओ। फिर बाद में ये मत कहना कि अमन भैया हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हमको तो पता ही नहीं है भैया कैसे हो रहा है। बताओ, यदि आपने कोशिका वाला चैप्टर बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, यानी कि उस लेक्चर को बस देखा बस, है ना, तो ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। टेंशन नॉट, कहते हैं ना, टेंशन नहीं लेना चाहिए, है ना, है ना, है ना, है ना। अब देखो, अब अगर वो लोग बात करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर बात क्या करेंगे? ये पूरा चैप्टर है, वन शॉट करेंगे, बात कुछ नहीं करेंगे, सीधे एक बार में इस चैप्टर को खल्लास करेंगे। बोले तो खल्लास करेंगे, सिर्फ एक ही बार में प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप सभी लोग भी रेडी रहना, अच्छे तरीके से पढ़ना है, बस 1.5-2 घंटे के अंदर। ठीक है, सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए बोले तो खल्लास कर देंगे। तो तैयार हो आप सभी लोग? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, यस सर आई एम रेडी। ठीक है, ऐसे दिस इज द पावर ऑफ बायोलॉजी। डन डन प्यारे बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। देखो, जो सेल डिवीजन होता है, ध्यान से देखना, जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन मींस बेटा जी कोशिका विभाजन, है ना, कोशिका का विभाजन। तो कोशिका क्या होती है? विभाजित होती है। मान लो आपके पास एक कोशिका ये है, ठीक है, इसमें डिवीजन शुरू हुआ, इससे 2 कोशिकाएं बनी, ध्यान से देखो, ये बनी, फिर इसमें भी डिवीजन शुरू हुआ, फिर इससे 4 कोशिकाएं बनी, बनी बताओ, यस या नो? बनी। यही होता है डिवीजन। ठीक है, कोशिका का विभाजन। इसी कोशिका विभाजन के द्वारा जो एक कोशिकीय जीव है वो बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हो जाता है ना। मान लो अगर अपना निर्माण या आपका निर्माण देखें तो अपना निर्माण तो एक स्पर्म था, एक ओवम था। मान लो मैं लड़का हूं तो स्पर्म था वाई वाला, ओवम था एक्स वाला। ये दोनों एक एक कोशिका ही तो थी, एक एक कोशिका दोनों मिलकर के बनाई 2 कोशिका, जिसको हमने क्या बोला? जाइगोट। ये कैसी थी? ये भी एक ही कोशिका है, लेकिन ये कैसी है? ये है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड है यानी कि द्विगुणित है, द्विगुणित है। फिर हमने क्या देखा बाबू? हमने देखा कि इसी द्विगुणित जाइगोट में क्या हुआ? डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ। और विभाजन होने के बाद प्यारे बच्चों अगर हम जोड़ लेते हैं 9 मंथ के बाद इसमें क्या होता है? एक छोटा सा चुन्नू, है ना, का निर्माण हो जाता है। फिर वो चुन्नू धीरे धीरे बड़ा होता है, 1 में पहुंचता है, 5 में पहुंचता है, 8 में पहुंचता है, 10 में, 11 में, फिर वो 11 में पहुंच जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। निर्माण कहां से हुआ? यहां से। अगर इस कोशिका में सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन ना हो रहा होता तो क्या इस बालक का निर्माण हो पाता? जवाब दो, जवाब दो। ये देखो, टैंग टैंग है ना, खूबसूरत लग रहा है? कभी नहीं हो पाता प्यारे बच्चों।
और ये जो एक कोशिका है, दो कोशिकाएं बन रही हैं, इसमें एक प्यारे बच्चों एक साइकिल चलती है। एक कोशिका से दो कोशिकाओं का बनने के लिए, है ना, एक चक्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोशिका चक्र, यानी कि सेल साइकिल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं कोशिका चक्र। ठीक है, तो हम लोग जो देखते हैं बेटा जी, हम लोग देखते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो सेल होती है, कोशिका प्यारे बच्चों पूर्ववर्ती कोशिका, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, ठीक है, कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से मिल करके ही बनती है। कोशिका का निर्माण कहां से होता है, यदि पहले से कोशिका पाई जा रही है तो उसी से निर्माण होएगा ना। अब ये थोड़ी ना कि ये एक गिलास पानी है, इस गिलास के पास एक ऐसी कोशिका, इससे कई कोशिकाओं का निर्माण हो गया, नहीं, क्योंकि इसके पास कोशिका ही नहीं है। बताओ, क्योंकि इसके पास प्यारे बच्चों सेल ही नहीं है। आपके पास सेल है, इसीलिए तो आप धीरे धीरे बड़े हो गए, नहीं तो होते ही नहीं। तो कोशिका में क्या, कोशिका विभाजन में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ जो होता है, आनुवांशिक पदार्थ, जिसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल समान रूप से विभाजित होता है, समान रूप से विभाजित होता है। देखो, क्योंकि कोशिका के अंदर अगर हम देखें, सूचनाएं कहां पर हैं, जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो अपने को पता चलता है कि जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र है, उसी के अंदर ही तो जेनेटिक मटेरियल, वही तो जेनेटिक मटेरियल है। बताओ भाई, वही तो अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो ये जो हम देख रहे हैं, कोशिकाएं लगातार डिवाइड कर रही हैं, एक कोशिका दो कोशिका लगातार प्यारे बच्चों बना रही है, तो हमने देखा कि कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है, पहले से उपस्थित जो कोशिकाएं हैं उससे निर्माण होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है बाबू, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो समान रूप से, ठीक है, समान रूप से वितरित होता है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक कोशिका है, ये देखो, ये कोशिका है, इस कोशिका का ये प्यारे बच्चों आनुवांशिक पदार्थ है, ये देखो, ये क्या है, ये इसका आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल प्यारे बच्चों आनुवांशिक पदार्थ है। अब इस कोशिका का विभाजन शुरू होगा, ठीक है, ये कोशिका मान लो अब इस स्टेज में आ गई, ऐसे करके बन गई, है ना, तो ये जो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है ये भी ऐसे डिवाइड होने लगा, क्योंकि आधा आनुवांशिक पदार्थ एक कोशिका में जाएगा, आधा आगे वाले में जाएगा। फिर हमने ऐसे देखा आगे, तो आगे अपने को देखने को मिला एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये देखो, यहाँ पे इस कोशिका का जेनेटिक मटेरियल ये आ गया, इस कोशिका का जेनेटिक मटेरियल ये आ गया। क्योंकि ये जो आनुवांशिक पदार्थ है, ध्यान से सुनना, ये जो आनुवांशिक पदार्थ है यही तो मेन है, क्योंकि मेन जो इंफॉर्मेशन है, मेन जो आपकी इसकी इंफॉर्मेशन है, यानी कि सूचना है, वो कहां पर है वो सूचना, तो वो सूचना अपने को देखने को मिलता है भाई आनुवांशिक पदार्थ, यानी कि प्यारे बच्चों जेनेटिक मटेरियल, जो आपका न्यूक्लियस उसी के अंदर तो रहती है ना। तो इसके अंदर दो विभाजन होते हैं, एक होता है इसके बाहर की तरफ पाया जा रहा है कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य बताए दे रहा हूं अभी से, कोशिका द्रव्य, है ना, इसको बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म, है ना। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होएगा, चलो इसको मैं बताता हूं, ठीक है, इसको बताता हूं अभी। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा, दो कोशिकाओं का ऐसे निर्माण हो गया, ठीक है, दो कोशिकाओं का बाबू क्या हो गया, निर्माण हो गया। बताओ क्लियर है। हमको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है, दो बातें कौन कौन सी याद रखनी है, जो डिवीजन हो रहा होता है, जो विभाजन हो रहा होता है,
हमको दो चीजों के बारे में पता है और ये हमेशा याद रखने वाली बात है। कौन सी बात? देखो ध्यान से सुनना। की प्यारे बच्चों, जो प्यारे बच्चों साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, अगर कहीं पर भी है ना कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन। है ना? अगर प्यारे बच्चों, अगर यहां पर केंद्रक का विभाजन हो रहा है, केंद्रक, जिसको अपने ने बोला, क्या बोला? न्यूक्लियस। अगर इस न्यूक्लियस का विभाजन हो रहा है, ठीक है, अगर इस न्यूक्लियस का प्यारे बच्चों डिवीजन हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं क्या? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना? बताओ भाई, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? तो एक को हमने बोला क्या? कैरियोकाइनेसिस। एक को हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? वो बोला साइटोकाइनेसिस। बताओ भाई। चलो, अब अपने को देखने को मिलता है क्या? ध्यान से देखो, क्या देखने को मिला कि कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, यानी कि जो पहले से उपस्थित कोशिका होती है उसी से होता है, और इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन द्वारा मात्र कोशिका अपनी आनुवांशिक पदार्थ को पुत्री कोशिकाओं में समान रूप से वितरित करती है। ठीक है, जिस कोशिका का विभाजन हो रहा होता है, मान लो ये कोशिका है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला? इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों मात्र कोशिका। ठीक है क्या बोलते हैं? मात्र कोशिका। इस मात्र कोशिका में विभाजन हो रहा है बच्चे, तो इससे दो बनी क्या? पुत्री कोशिका। मान लेते दो कोशिकाएं बनी, और इन कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हमने बोला क्या? डॉटर सेल। डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिका। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो इसका क्या होता है बाबू? जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो समान रूप से क्या होता है? वितरित होता है। किस रूप से प्यारे बच्चों? समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम बात करें कि जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन द्वारा एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। आपको पता है जीवन की निरंतरता कोशिका विभाजन द्वारा ही निर्भर करती है। ठीक है, जो जीवन की निरंतरता होती है, ठीक है, जीवन की निरंतरता किस पर जो है किस पर निर्भर करती है? तो प्यारे बच्चों, जीवन की निरंतरता ही कोशिका विभाजन पर निर्भर करती है। हमने क्या देखा कि कोशिका के निर्माण से लेकर के, ठीक है, अगर हम कोशिका चक्र देखेंगे तो देखने को मिलता है कि कोशिका के निर्माण से लेकर उसके विभाजन द्वारा पुत्री कोशिकाओं तक बनने की क्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं। एक बार में अगर आप सिंपल सा समझोगे, ये है आपका मदर सेल। क्या है? मदर सेल। इस मदर सेल से अपने को दो डॉटर सेल देखने को मिली, दो डॉटर सेल देखने को मिली। डॉटर सेल जिसको बोला हमने पुत्री कोशिका। तो इसके बीच में इससे और इसके बनने के निर्माण में जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रक्रिया हो रही है, इसी प्रक्रिया के अंदर ये जो सेल होता है वो सेल साइकिल होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल साइकिल
यानी कि प्यारे बच्चों, यानी कि इसी प्रोसेस को हम लोग कोशिका चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो इसी प्रोसेस को अपन लोग कहते हैं क्या? कोशिका चक्र। ठीक है, कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल। बताओ भाई, यहां तक क्लियर है? तो एक सेल होती है, एक कोशिका होती है, उसका एक साइकिल होता है, उस साइकिल में बैठ करके वो दो कोशिकाएं बना देती है। ठीक है ना? है ना? तो हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया भैया इसके बारे में। ठीक है, कहते हैं फिर क्या देखा कि कोशिका विभाजन के दौरान जो डीएनए होता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ही होता है। मान लो ये अपने पास एक कोशिका है, ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या है? इसका प्यारे बच्चों जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। ठीक है, तो इस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन यानी कि प्यारे बच्चों प्रतिकृतिकरण। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर 2C डीएनए है, 2C डीएनए है, तो ये इस डीएनए को 4C बनना होगा। कितना? 4C बनना होगा, क्योंकि तभी ना आधा आधा जाएगा, 2 2C जाएगा। और हमको पता है कि डीएनए में रेप्लिकेशन की पावर होती है, एक डीएनए दो डीएनए का निर्माण कर लेता है, बिल्कुल हूबहू अपने समान। ठीक है, ठीक है, चलो फिर हमने देखा फिर केंद्रक का विभाजन एवं कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, और साथ साथ ही कोशिका में वृद्धि भी होती है। ठीक है, इसका रेप्लिकेशन हो गया। रेप्लिकेशन के बाद हमने देखा, ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या देखा बाबू? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। फिर क्या देखा इसके बाद? इसके बाद देखा प्यारे बच्चों डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और साथ साथ में इसकी ग्रोथ भी हो रही होती है, यानी कि वृद्धि भी कोशिका में हो रही होती है। ठीक है, हमने क्या देखा कि कोशिका चक्र की अगर अवस्थाएं देखेंगे तो मेनली अपने को फेजेस ऑफ अगर सेल साइकिल देखेंगे, दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। ठीक है ना? कौन सी होती है? एक होती है कौन सी? इंटरफेज। दूसरी कौन सी होती है? वो होती है आपकी माइटोटिक फेज। ठीक है, माइटोटिक फेज। तो हार्वर्ड और पेले नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया? कोशिका चक्र में, मान लो ये कोशिका है, ये हमारी एक सेल है, यानी कि कोशिका है, इस कोशिका चक्र में होने वाली जो अवस्थाएं हैं, जो हमने बोला इंटरफेज और प्यारे बच्चों माइटोटिस फेज। ठीक है ना? माइटोसिस फेज। तो इंटरफेज और जो माइटोसिस फेज है, नॉट प्यारे बच्चों माइटोटिक, है ना, माइटोसिस, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस फेज है, इनके बारे में पता लगाया कब? 1953 में प्यारे बच्चों इन्होंने क्या किया? पता लगा लिया। अब बात करते हैं, इन्होंने देखा कि एक इंटरफेज होता है, एक माइटोसिस फेज होता है, एम अवस्था एक होती है अंतरा अवस्था। ठीक है, देखो अब याद रखना, सेल साइकिल के अंदर दो चीजें हमने देख ली। एक क्या देखा? एक देखा प्यारे बच्चों इंटरफेज, है ना, इंटरफेज। दूसरा क्या हमने देखा? वो देखा हमने एम फेज। ठीक है, ये याद रहेगा। अब ये याद भी रखना, आगे अभी और आएगा। ठीक है, एम फेज। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो मानव की कोशिका होती, ह्यूमंस की जो सेल होती है, वो 24 घंटे में एक बार विभाजित होती हैं। ठीक है, अगर हम प्यारे बच्चों, अगर हम देख लेते हैं, ठीक है, ह्यूमन की सेल, ह्यूमन सेल कितने घंटे में? 24 हावर्स में क्या होती है? एक बार उसका डिवीजन होता है। ठीक है, वहीं पर कुछ बैक्टीरिया प्यारे बच्चों, कुछ बैक्टीरिया कवक फंजाई की कोशिका क्या होती है? पर कई जीवों का कोशिका चक्र की अवधि बहुत कम होती है। ठीक है, ईस्ट की कोशिका में लगभग 90 मिनट में कोशिका चक्र पूरा हो जाता है ना? जो हमारी ईस्ट सेल होती, कौन सी सेल? ईस्ट सेल, ईस्ट सेल 90 मिनट में सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। 90 मिनट में क्या हो जाता है बाबू? सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ 90 मिनट में ही। सोचो,
1 ईस्ट की कोशिका थी, 2 ईस्ट की कोशिका बन जाती है सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट में? 90 मिनट में। मान लो ये ऐसे 1 ईस्ट की कोशिका है, ये देखो, ये ऐसे एक ह्यूमन की सेल है, ठीक है, इसको 24 घंटे लग जाते हैं और इसने केवल 90 मिनट में ही प्यारे बच्चों कोशिका चक्र अवस्था कंप्लीट कर लिया। बताओ भाई। अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों इंटरफेज को, ठीक है। जब हम इंटरफेज को देखते हैं, इंटरफेज अवस्था को, तो इस अवस्था में इंटरफेज में 3 प्राअवस्थाएं आती हैं। G1, S और G2 अवस्था। G1, S और G2, ये देखो, ये इंटरफेज होता है। मान लो एक सेल, एक कोशिका है, कोशिका चक्र चल रहा है, ठीक है, तो यहां पे एक आएगा G1, यहां पे आएगा S अवस्था, यहां पर आएगा प्यारे बच्चों G2 अवस्था। फिर थोड़े समय के लिए इंटरकाइनेसिस होगा, वो साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, उसके बाद यम फेज आता है कम समय के लिए, ठीक है ना। चलो, तो G1S G2 मतलब समझ गए, G1S G2 मतलब समझ गए। अब मैं दिखाता हूं, ये देखो, ये है प्यारे बच्चों इंटरफेज अपना। इंटरफेज में अपने को क्या देखने को मिला? एक अवस्था है कौन सी? G1, एक अवस्था है S, एक अवस्था है G2, ठीक है। G1 अवस्था सबसे लंबी अवस्था होती है, क्योंकि इसी G1 अवस्था में ही, है ना, G1 फेज में क्या करती है? जो सेल होती है प्यारे बच्चों, वो ग्रोथ करती है, ठीक है। इसी में क्या होती है? कोशिका वृद्धि करती है ना, इसी में कोशिका वृद्धि करती है। अब आता है यस फेज। यस फेज में क्या होता है? जो ये यस फेज होता है, इसमें प्यारे बच्चों डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है ना, डीएनए सिंथेसिस होता है, समझ गए। तो डीएनए सिंथेसिस अगर देखें किस अवस्था में होता है, तो प्यारे बच्चों इस अवस्था में डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है, ठीक है। इस अवस्था में प्यारे बच्चों जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्रोमोजोम दिखाई नहीं पड़ते हैं प्यारे बच्चों, क्रोमोजोम दिखाई ही नहीं देते हैं, ठीक है, इस अवस्था में। तो अगर पूछे इस अवस्था में क्या क्रोमोजोम दिखाई देगा? नहीं। अब बात आती है G2 अवस्था, जो इंपॉर्टेंट अवस्था है। 3 अवस्थाएं हैं इंटरफेस की, 1, 2 और मेनली 3, जिसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला प्यारे बच्चों G2 फेज, ठीक है। ये जो G2 फेज है, ये देखो, इस फेज को हमने क्या बोला? G2 फेज। इसमें क्या करती है? कोशिका ग्रोथ करती है और अब ये माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो जाती है। तो G2 अवस्था में मेनली सेल क्या कर लेती है? कोशिका माइटोसिस के लिए क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? पूरा हो जाती है, ठीक है ना। ये आपका तृतीय चरण होता है, सभी को पता है। G2 अवस्था कौन सा चरण होता है प्यारे बच्चों? तो G2 अवस्था आपका तृतीय चरण होता है, यानी कि प्यारे बच्चों तीसरा चरण होता है कौन सा? G2 अवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें डीएनए का जो संश्लेषण होता है वो बंद हो जाता है। केवल और केवल डीएनए का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ डीएनए कहां पर होगा? यस अवस्था में होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। G2 अवस्था में जो डीएनए का संश्लेषण होता है वो बंद हो जाता है। इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं क्या? अंतरा अवस्था, अंतरावस्था, ठीक है, अंतरावस्था बोलते हैं, ठीक है। तृतीय चरण होगा और इसमें प्यारे बच्चों आवश्यक प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है, ये ग्रोथ करती है, ठीक है ना। आरएनए व एसेंशियल या फिर आवश्यक प्रोटीन का प्यारे बच्चों क्या होगा? आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होगा, आवश्यक प्रोटीन का प्यारे बच्चों निर्माण होगा, ठीक है। और इस अवस्था के बाद
G2 अवस्था के बाद कोशिका वास्तविक विभाजन के लिए तैयार हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, यम फेज। क्या बोलते हैं बाबू, यम फेज। तो हमने इंटरकाइनेसिस देख लिया। इंटरकाइनेसिस देखने के बाद सेल साइकिल की मेनली दो फेज, पहली है कौन सी, इंटरफेज, नॉट इंटरकाइनेसिस। इंटरफेज में हमने देख लिया तीनों के बारे में, तीनों के बारे में क्या क्या होता है, G1 S और G2 फेज। ठीक है, अब बात आती है सेल साइकिल में प्यारे बच्चों, जो एम फेज होती है, एम फेज होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है। एम फेज, माइटोसिस फेज, ऑल्सो नोन एज माइटोसिस फेज, है ना। इसके अंदर प्यारे बच्चों जो कोशिका होती है वो तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का ही होता है। पहला कौन सा होता है, पहला होता है प्यारे बच्चों असूत्री विभाजन। कौन सा, पहला होता है असूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, तीसरा होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री प्यारे बच्चों विभाजन। तो पहला जो होता है वो कौन सा होता है प्यारे बच्चों, वो होता है असूत्री विभाजन। तो G1 S G2 से एमाइटोसिस डिवीजन में कोशिका चली जाती है। ठीक है, एमाइटोसिस डिवीजन में चली जाती है। ठीक है ना। समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन। ठीक है, या तो देखो, या तो कोशिका, ध्यान से सुनना, या तो कोशिका G1 S G2 के बाद असूत्री विभाजन करेगी, या तो कोशिका G1 S G2 के बाद असूत्री विभाजन करेगी। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जंतु होते हैं, उनमें अलग अलग विभाजन होता है, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग विभाजन होता है। या तो G1 S G2 के बाद कोशिका माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन करेगी, या तो G1 S G2 के बाद कोशिका अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन करेगी। ठीक है, ठीक है, बताओ भाई, यहां तक अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताओ, है ना। जो यम अवस्था होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सूत्री विभाजन अवस्था। कौन सी अवस्था, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू सूत्री विभाजन अवस्था। ठीक है, सूत्री विभाजन अवस्था प्यारे बच्चों। ठीक है, यम अवस्था को सूत्री विभाजन अवस्था के नाम से जानते हैं। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है। चलो, जो असूत्री विभाजन होता है, असूत्री विभाजन क्या होता है, असूत्री विभाजन होता किसमें है, उदाहरण मान लेते हैं, पहले लिख लो थोड़ा सा। असूत्री विभाजन यह सरल जीवों में होता है, यह सरल जीवों में होता है असूत्री विभाजन। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे कवक हो गया, कवक, जीवाणु। ठीक है, कवक हो गया आपका, जीवाणु हो गया, इन सभी के जो सरल कोशिकाएं होती हैं, है ना, माइकोप्लाज्मा हो गया। ठीक है, उन सभी में एमाइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, इस विभाजन में क्रोमोसोम एवं तर्कतंतु नहीं बनते हैं और इसमें सीधा विभाजन होता है। ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा भी लिख लो। ठीक है, इसमें सीधा विभाजन होता है, सीधा विभाजन, क्रोमोसोम व तर्कतंतु नहीं बनते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर नॉट फॉर्म, क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर नॉट फॉर्म। डन, डन प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं समसूत्री विभाजन। इन्हीं दो टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है और ये दोनों विभाजन हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा 12th में तो बहुत काम आने वाले हैं। अब हम दोनों लोग इन्हीं को पढ़ेंगे, एक समसूत्री को पढ़ेंगे, एक अर्धसूत्री को पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर अपना खल्लास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई।
चलो अब देख लेते हैं आगे की क्या कहानी बचती है। ठीक है, आगे की कहानी देख लेते हैं। चलो भाई, है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। तो प्यारे बच्चों, जब हम समसूत्री विभाजन को देखते हैं, ठीक है, समसूत्री, इसमें नाम क्या है? समसूत्री, है ना। यानी कि प्यारे बच्चों, समान सूत्र का विभाजन हो रहा है ना। इस विभाजन से क्या होता है? इस विभाजन में, इस विभाजन से दो समान कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसका प्यारे बच्चों? तो दो समान कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे देखो, मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ये एक कोशिका है। एक हमने ये देखा क्या है, ये एक है आपकी मदर सेल। ठीक है, डिप्लॉइड का मतलब समझ ही रहे हो। डिप्लॉइड का मतलब समझ रहे हो? बता दूं, देखो जैसे एक ह्यूमन है, एक मनुष्य, जैसे मान लो आप हो। ठीक है, आपका जो शरीर है, आपके शरीर की जो दैहिक कोशिका है, उसके अंदर मतलब आपके अंदर 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम। तो इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या? डिप्लॉइड, यानी कि द्विगुणित है। ठीक है, अगर देखा जाए ये मैन है, मैन, इसका स्पर्म देखा जाए, इसके स्पर्म में कितनी कोशिकाएं हैं? तो स्पर्म में है 23 कोशिकाएं। इसकी आधी, यानी कि ये कैसी है? ये प्यारे बच्चों हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड। ठीक है, तो अगर हम देखें कि यहां पर 46 क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम। अब अपने को एक चीज और पता है, अपने को एक चीज और पता है प्यारे बच्चों, क्या? कि ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें से कुछ आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें से कुछ आपके कौन से होते हैं? अरे बताओ ना यार, कौन से इसमें से कुछ आपके ऑटोसोम होते हैं, कुछ आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है ना। कुछ आपके कैसे होते हैं? वो होते हैं प्यारे बच्चों ऑटोसोम, और कुछ क्या होते हैं? वो होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। डन, डन। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अब इन्हीं कोशिकाओं का विभाजन होगा। तो अपने को पता है इसके अंदर डीएनए है, डीएनए। और एक चीज पता है कि डीएनए में क्या होती है? खूब खूब खूब, यानी कि खूब प्यारे बच्चों, रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। ठीक है, तो जो 46 गुणसूत्र थे, पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो गया प्यारे बच्चों, पूरा डीएनए। जब दो पुत्री कोशिकाएं बनी, जब दो डॉटर कोशिकाएं बनी, तो इसके अंदर प्यारे बच्चों 46 क्रोमोसोम इसके अंदर भी थे, है ना। 46 क्रोमोसोम इसके अंदर भी थे। कौन सी कोशिका? जब ये डॉटर सेल बनी, डॉटर सेल, यानी कि प्यारे बच्चों पुत्री कोशिका जब बनी। ठीक है, जब ये आपकी डॉटर सेल बनी, 46 इसमें भी, 46 इसमें भी। क्योंकि इस कोशिका, मान लो ये कोशिका किस डिवीजन में जा रही है? ये कोशिका जा रही है माइटोसिस डिवीजन में, है ना। माइटोसिस डिवीजन में जा रही है, समसूत्री विभाजन में जा रही है। तो प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है, दो कोशिकाओं का निर्माण होगा, दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। एक ऊपर ये एक, ये नीचे वाली क्या है? दो। दो कोशिकाओं का निर्माण प्यारे बच्चों हो गया। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, अब जो प्रत्येक कोशिका विभाजन होता है, उसकी दो अवस्थाएं होती हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये पता है, ये पता है। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, समसूत्री विभाजन में जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहती है। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहता है, जैसे आपने देख लिया है। यहां पर क्या है प्यारे बच्चों? यहां पर क्रोमोसोम का नंबर
क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहता है, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो प्यारे बच्चों बराबर रहता है, क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहता है। ठीक है, ठीक है। हमने क्या देखा प्यारे बच्चों कि इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड डॉटर सेल इज इक्वल। ठीक है, इनकी दो अवस्थाएं होती हैं, कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन, मतलब प्यारे बच्चों केंद्रक का विभाजन। दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, साइटोकाइनेसिस यानी कि प्यारे बच्चों कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बताया था। बताओ कोई बच्चा भूला तो नहीं है कि कोई बच्चा हमारा ऐसा है जो भूल गया? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डन। तो अपने को क्या देखने को मिला कि समसूत्री विभाजन के अंदर, ठीक है, माइटोसिस अवस्था के अंदर, है ना, हमको क्या देखने को मिला? एक देखने को मिला कैरियोकाइनेसिस, है ना। दूसरा क्या है? वो है आपकी साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एक कोशिका थी, वन सेल थी, मान लो ये वाली वन सेल है, कोशिका है, और इसी कोशिका का देखो यहां पर विभाजन हो गया है। यहां पूर्णतः प्यारे बच्चों, यहां पर पूर्णतः कैरियोकाइनेसिस हो गया है, कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि एक केंद्रक ये अलग हो गया है, एक केंद्रक ये अलग हो गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर प्यारे बच्चों साइटोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है बाबू? तो साइटोकाइनेसिस यहां पर हो रहा है। ठीक है ना। अब देखो, अभी जो कैरियोकाइनेसिस होती है इसकी अवस्था देखो। कैरियोकाइनेसिस की मेनली चार अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहले को बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कौन सी भाई? प्रोफेज। ध्यान से देखना क्या है प्रोफेज, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों पूर्वावस्था, मेटाफेज, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग मध्यावस्था। प्रोफेज, मेटाफेज, एक होती है आपकी एनाफेज, है ना, एनाफेज, और एक क्या होती है? वो होती है आपकी टीलोफेज। ठीक है ना। एक क्या हो गया? पूर्वा अवस्था, एक हो गया मध्यावस्था, एक हो गया प्यारे बच्चों पश्चावस्था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हमने बोल दिया पश्चावस्था, इसको हमने क्या बोल दिया? अंत्यावस्था, अंतावस्था। डन, चार अवस्थाएं होंगी। तो सबसे पहले जब किसी भी सेल का माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है, तो वो G1S G2 से होके आएगी। फिर उसके बाद क्या होगा? G1S G2 से आने के बाद वो जाएगी कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में जाएगी, है ना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसके अंदर चार सब स्टेज हैं। पहली होगी प्रोफेज, दूसरी है आपकी मेटाफेज, तीसरी है एनाफेज, चौथी है प्यारे बच्चों क्या? टीलोफेज। इन चार अवस्था से हो करके आगे बढ़ेगी और कहां को जाएगी? साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन, है ना, कोशिका द्रव्य का प्यारे बच्चों विभाजन। बताओ क्लियर है ना। यहां तक अगर अपने को सब कुछ समझ में आ गया है, देन अब आगे का टॉपिक बिल्कुल सिंपल है प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, हमने क्या देखा? अब तुम्हें बस देखना है, बस क्या देखा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है,
4 अवस्थाएं होती हैं। अब देखो प्रोफेज में क्या होता है, जो प्रोफेज अवस्था होगी इसमें क्या होएगा, तो प्रोफेज अवस्था जब मान लो शुरू होती है उससे पहले कोशिका अंतरा अवस्था में रहती है। मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका में अब प्रोफेज आने वाला है, ठीक है, प्रोफेज। तो इससे पहले अब ये कोशिका किस अवस्था में रहेगी, ये अवस्था पहले इंटरफेज में रहेगी कि नहीं, इंटरफेज, जो आपने देखा था क्या, G1 G2 उसी में रहेगी ना। इसी के बाद ये प्रोफेज में जाएगी, प्रोफेज के बाद प्यारे बच्चों ये मेटा में जाएगी, मेटाफेज, मेटाफेज के बाद ही ये कोशिका जाएगी एनाफेज में, एनाफेज में, एनाफेज के बाद जाएगी कौन सी, टीलोफेज में, उसके बाद जाएगी क्या, साइटोकाइनेसिस में, ठीक है। ये जो अवस्थाएं हैं ये प्रोफेज से टीलोफेज तक की जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, यम अवस्था, यम फेज। बताओ समझ में आया, बुद्धि में गया, गया ना, है ना, जाना भी चाहिए, जाना भी प्यारे बच्चों चाहिए, ठीक है। अंतरावस्था होती है, जो गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, जो प्यारे बच्चों इस कोशिका के अंदर जो आपका क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वा अवस्था में होता है। तारकाय व केंद्रक जो यस अवस्था में बने थे अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना शुरू कर देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा प्यारे बच्चों यहां पर प्रोफेज, ठीक है। जब यहां पर हम लोग प्रोफेज देखते हैं, ठीक है, प्रोफेज देखते हैं प्यारे बच्चों, तो अपने को क्या देखने को मिलता है कि यहां पर जो तारकाय होते हैं, जो आपके सेंट्रोमियर्स होते हैं, वो विपरीत ध्रुव पर, मान लो ये यहाँ पे सेंट्रोमियर्स लगे हैं, ठीक है, इनको हमने क्या बोला, इनको हमने बोला प्यारे बच्चों सेंट्रोमियर, ठीक है। यहां पर सेंट्रोमियर तो है, ठीक है, यहां पर प्यारे बच्चों कॉर्नर पे अपने को क्या देखने को मिला, अपने को देखने को मिला प्यारे बच्चों क्रोमोसोम, ये न्यूक्लियस है, ये मान लो ये पूरा भाग कैसा है, ये पूरा भाग आपका न्यूक्लियस है, यहीं पर ये देखो क्रोमोसोम आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने को क्या देखने को मिल रहे हैं, ये है क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, ठीक है, ये क्या है, ये बाहर वाला भाग, ये है न्यूक्लियस, क्योंकि ये प्रोफेज है ना अभी, क्योंकि ये अभी प्रोफेज है, ठीक है, प्रोफेज है, डन। जब प्रोफेज के बाद हम लोग ये कोशिका को आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, तो जो क्रोमैटिड होते हैं, ठीक है, क्रोमैटिड, इनका जो मान लो ये यहाँ पर किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए सेंट्रोमियर से, ठीक है, सेंट्रोमियर से मान लो ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सेंट्रोमियर से जो क्रोमैटिड्स आपके जुड़े हुए रहते हैं वो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मतलब उसी में जुड़ करके कोशिकाएं अलग होती है, ठीक है। चलो भाई, ये नॉट, इसको हम लोग सेंट्रोसोम बोलते हैं यार, सेंट्रोसोम, तारकाय, ठीक है, इसी से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, डन। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये कोशिका जब आगे बढ़ती है तो यहां पर अपने को देखने को मिलता है क्या, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। जब ये सेंट्रोसोम देखते हैं तो जो कोशिकाएं होती हैं प्यारे बच्चों वो अरेंज हो जाते हैं यहां पर, ये देखो, ये देखो, है ना, ये इसका क्या है, ये प्यारे बच्चों है आपका क्रोमैटिड, क्या है, ये है आपका क्रोमैटिड प्यारे बच्चों, ठीक है ना, ये क्या है, ये है सेंट्रोमियर, डन, सेंट्रोमियर। तो अपने ने क्या देखा, अपने को देखने को मिला कि विपरीत ध्रुवों की ओर चल गया, गुणसूत्री धागे संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाते हैं प्यारे बच्चों, है ना, बन जाते हैं। गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्र यानी कि क्रोमैटिड से बना होता है जो सेंट्रोमियर से जुड़ा रहता है, ये देखो गुणसूत्र क्या होता है, इससे ऐसे करके बना होता है, किससे जुड़ा होता है, सेंट्रोमियर से जुड़ा होता है, डन, डन प्यारे बच्चों।
फिर इसके बाद क्या देखा, पूर्वा अवस्था के अंत में, मान लो ये प्रोफेज स्टार्टिंग शुरू हुआ था, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये स्टार्ट है। अब प्रोफेज के अंत में, ये अंत हो रहा है, अब यहीं से सेल कहां पर पहुंच जाएगी, मेटाफेज में पहुंच जाएगी। तो इसके अंत में, प्रोफेज के अंत में यहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है, गाल्जिकाएं, अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो गाल्जिकाएं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, केंद्रिका होगा, केंद्रक आवरण होगा, ये विजिबल नहीं होगा, ये आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ प्रोफेज गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप प्यारे बच्चों नॉट विजिबल प्यारे बच्चों, ठीक है। क्रोमोसोम थ्रेड कंडेंस एंड बिकम सॉलिड क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय द सेंट्रोमियर, ठीक है ना। किसके द्वारा कनेक्टेड होता है प्यारे बच्चों, सेंट्रोमियर के द्वारा वो कनेक्टेड होता है। बताओ क्लियर है भाई यहां तक? यहां तक अगर आपको क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि 2 क्रोमैटिड इससे आपस में ऐसे जुड़े हुए, एक क्रोमैटिड ये, एक क्रोमैटिड ये, किससे, सेंट्रोमियर से प्यारे बच्चों ऐसे करके जुड़े हुए हैं। डन। चलो, ये कहाँ का था यार, ये मुझे लगता है आगे का, यहीं का था, नीचे आ गया है ना। ये देखो, प्रारंभिक पूर्वा अवस्था में गुणसूत्र आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, ये देखो ध्यान से, एक रेड वाला, एक ग्रीन वाला, अलग अलग। यहां पर क्या देखने को मिलता है, जो लेट प्रोफेज होता है, ठीक है, लेट प्रोफेज, यहां पर अपने को देखने को मिलता है गुणसूत्र आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह थोड़ा सा रिमूव होने लगती है, ठीक है। ये देखो यहां पे, बताओ, एंड ऑफ प्रोफेज। डन। अब ये प्रोफेज के बाद कोशिका कहां पर जाएगी, मेटाफेज में जाएगी। किस अवस्था में जाएगी, मेटाफेज में जाएगी। ये देखो मध्य अवस्था, इस अवस्था में गुणसूत्रों का जो संघनन होता है वह पूर्ण हो जाता है और गुणसूत्र मध्य रेखा में आकर के स्थित हो जाते हैं। मिड लाइन जो होती है वहां पर आकर के गुणसूत्र प्यारे बच्चों स्थित हो जाते हैं। मध्य अवस्था, मध्य अवस्था में देखने को मिलता है कि इस अवस्था में क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमियर पर अर्धतर्क तंतुओं से जुड़े होते हैं प्यारे बच्चों, यानी कि सेंट्रोमियर पर स्पिंडल फाइबर, जो सेंट्रोसोम से निकला था स्पिंडल फाइबर, वो सेंट्रोमियर से जाकर के प्यारे बच्चों जुड़ा हुआ होगा। और प्रत्येक क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड अपने काइनेटोकोर द्वारा तर्क तंतु से, ठीक है, तर्क तंतु से एक ध्रुव से, एक ध्रुव की ओर और दूसरे क्रोमैटिड यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड का काइनेटोकोर तर्क तंतु दूसरा ध्रुव से जो दूसरा ध्रुव से प्यारे बच्चों जुड़ा हुआ रहता है। जैसे हमने देखा यहाँ पर मध्य अवस्था के बाद ये है आपकी पूर्वा अवस्था, ठीक है। मध्य अवस्था के बाद हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने देखा पूर्वा अवस्था। पूर्वा अवस्था के बाद सॉरी हमने देखा मध्य अवस्था, है ना। है ना, क्या देखा बाबू, मध्य अवस्था। तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो मेटाफेज होता है, क्रोमोसोम क्या देखा, ये यहां से स्पिंडल फाइबर निकला, क्या निकला, स्पिंडल फाइबर निकला। और ये प्यारे बच्चों इसके जो सेंट्रोसो जो है क्या है, स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ा है, सेंट्रोसोम से, है। स्पिंडल फाइबर जा करके प्यारे बच्चों इसके सेंट्रोसोम से जुड़ जाता है, ठीक है ना। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, ठीक है। चलो, ये देखो इससे आकर के यहाँ पे एक इसके सेंट्रोसोम से जुड़ रहा है, वो सेंट्रोमियर से प्यारे बच्चों जुड़ रहा है, ठीक है। डन। अब देखो, अब यहाँ पर ये कोशिका मध्यावस्था में ऐसे मध्य में अरेंज हो गई। ये देखो एक मिड लाइन में प्यारे बच्चों क्या हो गए, अरेंज हो गए, ठीक है।
मिड लाइन में कोशिकाएं अरेंज हो गई। यहां पर आपको गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसे रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसे ब्लू कलर के। ठीक है, ये देखो, क्योंकि गुणसूत्र आधे आधे जाएंगे ना, गुणसूत्र प्यारे बच्चों आधे आधे जाएंगे ना, तो जो एस अवस्था थी इनकी, इनकी कौन सी थी, जो एस अवस्था थी, एस फेज, वहां पर इनका विभाजन हो गया, वहां पर इनका प्यारे बच्चों विभाजन हो गया। अब ऐसे ये स्पिंडल फाइबर इसको खींच लेगा, आधे क्रोमोसोम इस घर चले जाएंगे, इस ऊपर आधे क्रोमोसोम नीचे आ जाएंगे। गुणसूत्रों में ये क्रोमोसोम, गुणसूत्र जो होते हैं वो समान समान भागों में पहुंच जाते हैं। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों क्या इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता होती है प्यारे बच्चों की जो तर्क तंतु होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, वो गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। कहां से प्यारे बच्चों, तो जो क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर होता है वहां से प्यारे बच्चों जुड़े होते हैं, और गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध ध्रुवों से तर्क तंतु से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर ये प्यारे बच्चों एक मेटाफेजिक प्लेट बनाती है। इस ये जो प्लेट यहाँ पर बन रही है, इस प्लेट को बोलते ही हैं हम लोग क्या, मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, तो ये क्या बनाती है, ये बनाती है प्यारे बच्चों मेटाफेजिक प्लेट। डन, डन प्यारे बच्चों। अब देखो, अब हमने देखा जो है एनाफेज। ठीक है, हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, हमने देखा प्यारे बच्चों एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, इसमें जो सेंट्रोमियर होते हैं, क्या होते हैं, सेंट्रोमियर दो टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। नॉट सेंट्रोसोम की बात नहीं कर रहा हूं, सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर है अब वो दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, और क्रोमैटिन एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जो क्रोमैटिन होगा, ठीक है, जो क्रोमेटिड होगा प्यारे, क्रोमैटिन होगा, वो एक दूसरे से प्यारे बच्चों क्या होता है, दूर हटने लगता है। ठीक है, ठीक है भाई, डन। तो यहां पर हमने देखा कि सेंट्रोमियर्स के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, और क्रोमेटिड, क्रोमेटिड नॉट क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिड प्यारे बच्चों, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। लाल वाला, दो लाल थे, एक लाल ऊपर चला जाएगा, एक लाल नीचे, एक नीला ऊपर, एक नीला नीचे। ठीक है ना। प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से दूर हटकर तर्कु के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। जो तर्कु होएगा, जो स्पिंडल होएगा, उसके विपरीत ध्रुव की ओर चले जाएंगे प्यारे बच्चों। और इस प्रकार पुत्री क्रोमेटिड ही पुत्री कोशिकाओं का क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक है, और इस प्रकार पुत्री क्रोमेटिड जो होता है वही पुत्री कोशिकाओं का क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कहलाता है। डन। ये देखो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं क्या कि गुणसूत्र विखंडित हो जाते हैं और अर्ध गुणसूत्रण अलग हो जाते हैं, अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। ये देखो, ये देखो, अगर आप इस कोशिका में देखोगे तो यहां पर देखें, अगर ये जो क्रोमोसोम है आधे ऊपर की तरफ चले गए, आधे आपके नीचे की तरफ चले गए। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर सेम था प्यारे बच्चों, क्रोमोसोम का नंबर सेम था, आधे ऊपर आधे नीचे चले गए। बीच से हो जाएगा क्या, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन, दो कोशिकाएं अलग अलग भागों में बट गई। ठीक है ना। इसके बाद आता है क्या, अंतरा अवस्था, इंटर नहीं नॉट टीलोफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर एकत्रित हो जाते हैं, विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं, वहां पर स्टोर हो जाते हैं, और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। जो अभी तक हम इनकी पहचान कर ले रहे थे, है ना, अभी तक प्यारे बच्चों हम इनको पहचान ले रहे थे कि ये है, अब इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। गुणसूत्र के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। किसका प्यारे बच्चों, क्रोमोसोम के चारों तरफ एक प्यारे बच्चों केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इस अवस्था में केंद्रिका, गाल्जिकाए, अंतःप्रद्रवी जालिका का पुनः निर्माण हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसी अवस्था में टीलोफेज में यहीं पर प्यारे बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या है, और है आपका गोल्गी बॉडीज। ठीक है, और हमने क्या देखा, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस हो गया, और क्या हो गया, इन सभी का क्या हो जाएगा, पुनः निर्माण हो जाता है, यानी कि रिफॉर्म्ड हो जाता है। ये देखो,
ये देखो, ये प्यारे बच्चों अब एक आपका न्यूक्लियस बनने लगा। ये क्या बनने लगा? ये आपका न्यूक्लियस यानी कि प्यारे बच्चों केंद्रक बनने लगा। ठीक है, बताओ भाई। अब एक कोशिका अलग, उसका केंद्रक अलग, दूसरा कोशिका अलग, उसका केंद्रक अलग। कोशिका के अंदर अगर केंद्रक ना हो ना तो वो कोशिका मर जाएगी, है ना। कोशिका कोई काम की नहीं। अब मान लो 4 पहिया है, 4 व्हीलर, उसके अंदर तुम इंजन ही नहीं रखे हो, तुम डेली बता रहे हो मेरे घर में 4 व्हीलर है, किसी काम की है वो मरी हुई है ना। तो कोशिका के अंदर अगर केंद्रक ना हो तो वो कोशिका किसी काम की नहीं। डन। डन प्यारे बच्चों। अब देखो फिर क्या होता है, फिर होता है साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ। अब कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो क्या हुआ कि केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है प्यारे बच्चों, जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने से संपन्न होता है। ठीक है, जो साइटोकाइनेसिस होता है, जो एनिमल सेल होती है, उनमें एक खांच बनता है जीव द्रव्य में। 2 कोशिकाएं ऐसे हैं तो यहाँ पर एक खांच बनेगा प्यारे बच्चों, तभी 2 कोशिकाएं ऐसे टूट के अलग हो जाएंगी, ऐसे टूट के अलग हो जाएंगी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि खांचों के लगातार गहरा होने व अंत में केंद्र में आपस में मिलने से कोशिका का कोशिका द्रव्य 2 भागों में बढ़ जाता है। बट पादप कोशिका में क्या होती है, एक सेलुलोजिक प्लेट होती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका पट्टिका यानी कि एक सेल प्लेट बनता है। कोशिका की बीच में कोशिका ऐसे रहेगी, उसके बीच बीच में एक सेल प्लेट बन जाता है। ठीक है, और इस पट्टिका के दोनों ओर सेलुलोज की दीवार बन जाती है, क्योंकि हमें पता है प्लांट जो होता है उसकी जो सेल वॉल होती किससे मिलकर के बनी होती है, कोशिका किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। हमने देखा क्या कि कुछ जीवों के केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है। केंद्रक का तो विभाजन हो रहा होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसका ढेर सारा विभाजन होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं हो जाता है, जिसके कारण एक ही कोशिका में अनेक केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, ऐसी बहुकेंद्रकी कोशिका को संकोशिका कहते हैं। ठीक है, ऐसी जो बहुकेंद्रीय कोशिका जिसके अंदर बहुत ढेर सारे केंद्रक पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ, बहुत ढेर सारे केंद्रक पाए जाते हैं, उनको हम लोग प्यारे बच्चों सिंथेटिकल सेल बोलते हैं, संकोशिका बोलते हैं। उदाहरण नारियल का तरल भ्रूणपोष प्यारे बच्चों। ठीक है, नारियल का जो तरल भ्रूणपोष होता है बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है किसका सिंथेटिकल सेल का। डन। डन प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि समसूत्री विभाजन का महत्व क्या होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन का महत्व अपने को देखने को मिला कि इसमें एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं और प्रत्येक में क्रोमोसोम की संख्या बराबर रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसमें एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। कितनी कोशिका? एक कोशिका से प्यारे बच्चों 2 कोशिका बनती है और प्रत्येक में क्रोमोसोम का नंबर जो होता है, जो गुणसूत्र का नंबर होता है, वो प्यारे बच्चों आपका समान रहता है। ठीक है, एक सेकेंड, कहां चला गया भाई? हाँ, अब देखो हमने क्या देखा कि इसमें पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन तथा घावों का भरना इसी विभाजन द्वारा होता है। जो कोशिका बोलते हैं ना, इस कोशिका में रीजनरेशन की पावर बहुत अधिक पाई जाती है, तो उसके अंदर भी माइटोसिस डिवीजन ही होता है। समसूत्री और समान सूत्र का विभाजन हो रहा है। ठीक है, समसूत्री विभाजन से जीवों के अंगों में वृद्धि तथा विकास होता है। जो भी जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें वृद्धि और विकास समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और निम्न वर्ग के पादपों व कीटों में अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। ठीक है, जो निम्न वर्ग के प्लांट्स हैं, कीट्स हैं, हैप्लॉइड सेल हैं, उनमें जो समसूत्री विभाजन द्वारा ही उनकी जो हैप्लॉइड सेल हैं वो विभाजित होती हैं, वो गुणन करती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है,
ये है आपका समसूत्री विभाजन, जिसमें क्या होता है, कोशिकाएं समान रूप से विभाजित हो जाती हैं और अपने को मजा आ जाता है ना। क्योंकि अगर समान रूप से कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो प्यारे बच्चों अपने को बहुत मजा आता है। गुणसूत्र का समान विभाजन होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं उनका क्या होता है प्यारे बच्चों, एक प्रकार से समान विभाजन होता है। ठीक है, मान लो 46 क्रोमोसोम मेरे लीवर की सेल में है। ठीक है, और लीवर में रिजनरेशन की पावर पाई जाती है। ठीक है, रिजनरेशन मीन्स पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है, जिसकी वजह से प्यारे बच्चों जो 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, 46 क्रोमोसोम वो क्या है, वो आगे जाकर के समसूत्री विभाजन करके फिर जो दूसरी कोशिकाएं बनती हैं उसमें भी 46 क्रोमोसोम प्यारे बच्चों रहते हैं, उसमें भी 46 गुणसूत्र रहते हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी लोग देख लीजिए। अब हम लोग प्यारे बच्चों आगे बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन की। ठीक है, अब अपन लोग पढ़ना शुरू करते हैं प्यारे बच्चों अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन को पढ़ना प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ध्यान से देखो कि जो आपका अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन होता है, इसमें प्यारे बच्चों इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी। दो चीजें बस याद रखना हमेशा, इसमें दो चीजें याद रखना कि प्यारे बच्चों की गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, आधी। और अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, 4 हैप्लॉइड कोशिका का निर्माण होता है। कितनी अगुणित कोशिका, 4 अगुणित कोशिका। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल। ये डिवीजन होता कहां पर है, ये ज्यादातर जर्मिनल कोशिका में होता है। ठीक है, जो जनन कोशिका होती है, ठीक है ना, जो जर्मिनल सेल होती है, कौन सी सेल, जो आपकी जर्मिनल सेल होती है, जर्मिनल सेल। ठीक है, जनन कोशिका, वहां पर ये प्यारे बच्चों ये होता है। ठीक है, इस विभाजन को यानी कि अर्धसूत्री विभाजन को हम लोग प्यारे बच्चों रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, इसको हम लोग प्यारे बच्चों हार्श विभाजन के नाम से भी जानते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग हेट्रोट्रिपिक डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, हेट्रोट्रिपिक डिवीजन। देखो इसमें होता क्या है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी चीज है, एक बार में समझ आने वाली है। हमने देखा ये एक कोशिका है, अब इस कोशिका का मियोसिस डिवीजन होगा तो उससे पहले ये सेल G1 S और G2 अवस्था से निकल करके मियोसिस डिवीजन की पहली अवस्था प्रोफेज में पहुंचती है। ठीक है, जो मियोसिस डिवीजन होता है, पहली बार कोशिका का द्विगुणन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी। ये देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, ये 2 कोशिकाएं बनी। ठीक है, ये जो 2 कोशिकाएं यहां पर बनती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं प्यारे बच्चों, ये जो 2 कोशिकाएं यहां पर अपने को देखने को मिली, 2 सेल्स। ठीक है, इसमें मान लेते हैं 2n क्रोमोसोम था, तो यहां पर केवल और केवल n क्रोमोसोम है। ये जो विभाजन हुआ इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट को हेट्रोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोटिपिक डिवीजन।
हेट्रोट्रिपिक डिवीजन प्यारे बच्चों क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। मियोसिस डिवीजन फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई प्यारे बच्चों? आधी हो जाती है। बताओ, है ना? इसको हम लोग विषम रूपी विभाजन भी बोलते हैं, हेट्रोटिपिक डिवीजन या फिर विषम रूपी विभाजन, है ना? अब हम लोग प्यारे बच्चों देखते हैं, अब ये जो दो कोशिका बची क्या हुई? ये जो दो कोशिका बची, अभी मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मियोसिस डिवीजन से प्यारे बच्चों 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं, 4 अगुणित कोशिका बनती हैं। अभी मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अपने को देखने को मिला भाई, क्या देखने को मिला कि इसमें होएगा कौन सा डिवीजन? कौन सा भाई? इसमें होएगा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस जो फर्स्ट होता है प्यारे बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, इसको हम लोग होमोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? होमोटिपिक डिवीजन, यानी कि प्यारे बच्चों समरूपी विभाजन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समरूपी विभाजन भी इसको कहते हैं, यानी कि होमोटिपिक डिवीजन भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो होमोटिपिक होगा तो इससे क्या होगा? इससे दो कोशिकाएं बनेंगी, बना दो भाई, 1 2। इससे भी दो कोशिकाएं बनेंगी, 1 2। अब इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? बताओ, तुम खुद ही से सोच के बताओ, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? अगर n है, ये कैसी सेल है? ये आपकी हैप्लॉइड है। ये आपकी कैसी सेल है बाबू? हैप्लॉइड सेल है। तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? वो होगी हैप्लॉइड, यानी कि अगुणित। ये भी क्या होगा आपका? हैप्लॉइड होगा, यानी कि अगुणित। यहां पर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? अगुणित होती है। ठीक है, ये कोशिका G1 S और G2 से आई। अब ये सेल कहां जाएगी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में जाएगी। कहां पर जाएगी? इसकी 4 जो सब अवस्थाएं हैं, प्रोफेज लिखते हैं अगर, प्रोफेज, फिर इसके बाद ये जाएगी प्यारे बच्चों मेटाफेज, फिर ये जाएगी प्यारे बच्चों एनाफेज, फिर ये जाएगी प्यारे बच्चों कहां पर? ये जाएगी कोशिका टीलोफेज में। ये कहां पर जाएगी? टीलोफेज में। ठीक है, लेकिन यहां पर मियोसिस फर्स्ट है, यहां पर मियोसिस सेकंड है। ठीक है ना? तो यहां पर ये क्या होगा? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ये कोशिका भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में जाएगी। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड और एनाफेज जो है सेकंड में जाएगी। ठीक है, यहां पर देखते हैं कि जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट, उसकी 5 प्यारे बच्चों सब अवस्थाएं होती हैं। ठीक है ना? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, इस तरह की अवस्थाएं होती हैं, आगे देखने को मिलेगा। ये देखो क्या बोलता है कि इस विभाजन में द्विगुणित कोशिका 2n से बनने वाली दो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। पादपों व प्राणियों में युग्मक जनन, यानी कि जो गैमीटोजेनेसिस होता है, उसी के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम के स्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं, हैप्लॉइड गैमीट उत्पन्न होते हैं। फिर अपने को देखने को मिला कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कोशिका 2 बार विभाजित होती है और क्रोमोसोम केवल एक ही बार विभाजित होता है। ठीक है, एक होता है क्या? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, विषमरूपी विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, जिसको बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों? जिसको बोलते हैं हम लोग समरूपी विभाजन। ठीक है, समरूपी विभाजन। ये देखो यहां पर अपने को देखने को मिला जो मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन के बारे में, मियोसिस फर्स्ट होएगा और मियोसिस सेकंड होएगा। ठीक है, सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, केवल एक ही साइकिल में, एक ही बार में, यानी कि मियोसिस फर्स्ट में ही डीएनए का रेप्लिकेशन होएगा। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में। फिर हमने देखा कि जो मियोसिस डिवीजन होता है आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस प्यारे बच्चों आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द
यस फेज। यस फेज मतलब प्यारे बच्चों जो सिंथेटिक फेज होता है, जो यस फेज होता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा प्यारे बच्चों, इसके अंदर कि होमोलॉगस वाला कहाँ है, कि मियोसिस इन्वॉल्व्स, मियोसिस जो होता है वो इन्वॉल्व होता है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। किस पर प्यारे बच्चों, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या बनेगा, 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। ये देखो मियोसिस सेकेंड होगा, जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा तो 4 हैप्लॉइड सेल अपने को मिलेगी। क्या, 4 अगुणित कोशिका, ठीक है, 4 अगुणित कोशिका। फिर हमने क्या देखा कि माइटोसिस इवेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस। ये देखो ये एम फेज है ना। अब एम फेज में हम लोग देखते हैं कि जो प्रोफेज फर्स्ट होएगा, सेकेंड मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये है फर्स्ट। इसके बाद कोशिका जाएगी मियोसिस सेकेंड में। तो प्रोफेज जो फर्स्ट होता है इसमें देखते हैं, तो इसमें आपको प्रोफेज फर्स्ट यानी कि पूर्वा अवस्था फर्स्ट में 5 सब अवस्थाएं लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस देखने को मिलता है, ठीक है। ये हुआ रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट। इसके बाद देखने को मिलता है मध्य अवस्था मेटाफेज, मेटाफेज। फिर देखने को मिला प्यारे बच्चों क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज। फिर देखने को मिला प्यारे बच्चों एनाफेज के बाद, एनाफेज के बाद टीलोफेज, ठीक है, एनाफेज के बाद प्यारे बच्चों टीलोफेज, ठीक है, डन। 3 अवस्थाएं आपको देखने को मिल गई, डन। हमने क्या देखा, पूर्वा अवस्था फर्स्ट में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन, यह सबसे लंबी व जटिल अवस्था होती है और कई चरणों में होती है, ठीक है, सबसे लंबी होगी और जटिल अवस्था होती है। इसमें होता क्या है, मान लो जो आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो भैया अलग अलग हो जाएंगे, 2n थे, मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं ये एक कोशिका थी, बिल्कुल सिंपल से समझना, ये यहां पर 2 क्रोमोसोम अपने पास थे, 4 क्रोमोसोम मान लो थे, 1 2 3 4, हाँ 4। इसको हमने बोला ये 2n है, डिप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड है। अब इससे जब हमने 2 कोशिका बनाया, 2 कोशिका बनाया किसके द्वारा, मियोसिस डिवीजन फर्स्ट के द्वारा, मियोसिस फर्स्ट के द्वारा। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, क्या हुआ, ये दोनों होमोलॉगस थे, मान लो ये होमोलॉगस था, है ना, और ये अलग थे, ठीक है। ये वाला इससे जुड़ गया, ये वाला इससे जुड़ गया और दोनों प्यारे बच्चों क्या हो गए, मान लो अलग हो जाते हैं, ठीक है। दोनों हम लोग मान लेते हैं अलग हो जाते हैं। अलग होने की स्थिति में अपने को क्या देखने को मिलता है, ये जो 2n थे अब यहां पर n ही पहुंचेगा, हैप्लॉइड ही पहुंचेगा प्यारे बच्चों। तो अपने को देखने को मिलता है कि एक क्रोमोसोम यहां पर पहुंच गया, ये देखो, है ना, ये 2 क्रोमेटिड, ठीक है। एक यहां पर प्यारे बच्चों, एक यहां पर ये वाला है ना, और एक यहां पर क्या है, ये ग्रीन वाला है, ये देखो, तभी ये क्या है, हैप्लॉइड है यानी कि अगुणित है, हैप्लॉइड सेल है, डन। अब देखो, अब अगर आपको देखने को मिलेगा तो आपको पता चला कि लिप्टोटीन में क्या होता है कि गुणसूत्र पतले धागे की तरह दिखाई देते हैं और इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था के अंत में प्रत्येक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्रण यानी कि क्रोमेटिड दिखाई देते हैं और क्रोमोमियर स्पष्ट कणों के रूप में दिखाई देता है, जो क्रोमोमियर होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा युग्म पट्ट में कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं, होमोलॉगस गुणसूत्र आपस में मिलते हैं, होमोलॉगस गुणसूत्र आपस में मिलेंगे, 2 समजात गुणसूत्र का एक द्वियुज बनता है ना, बाइवैलेंट बनता है, द्वियुज बनता है और इसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल, है ना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स SNC कहते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों जो सेंट्रियोल होता है,
सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल क्या होता है, एक दूसरे से अलग होकर के प्यारे बच्चों केंद्रक के जो विपरीत ध्रुव हैं उनकी तरफ चला जाता है। ठीक है, फिर अपने को देखने को मिला पैकिटीन। प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे व मोटे हो जाते हैं। ठीक है, दो समजात गुणसूत्र एक द्वियुज से अब 4 क्रोमेटिड बन जाते हैं और इन चारों को एक साथ प्यारे बच्चों चतुष्क यानी कि टेट्रॉड कहते हैं। अलग अलग थे, मिल गए आपस में, द्वियुज बन गए, द्वियुज से चतुष्क बन गए यानी कि टेट्रॉड बन जाते हैं। डिप्लोटीन क्या होता है कि समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं परंतु जोड़े के सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर विनिमय बिंदु एक्स आकार की रचना को कोएज़्मिटा कहते हैं। यहाँ पर कोएज़्मिटा बनता है जो एक्स आकार की संरचना बनेगी। और क्रॉसिंग ओवर कहां पर होगा, अगर पूछे क्रॉसिंग ओवर कहां पर होगा तो वो प्यारे बच्चों होएगा पैकिटीन अवस्था में। ठीक है, पैकिटीन अवस्था में ये देखो, ये यहाँ पर प्यारे बच्चों क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर होना। ठीक है, पूर्णतः अलग नहीं हो पाते, इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होते, गुणसूत्र तो आधे आधे हो जाते हैं लेकिन उनमें कुछ अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना। समजात गुणसूत्र देखने को मिला, क्या है बाबू, समजात गुणसूत्र हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिला, अब यहाँ पे गुणसूत्र आपस में मिले, ये देखो नीला वाला लाल वाला, इसके अंदर लाल का गुण आ गया, इसके अंदर नीले का गुण आ गया। ठीक है, अभी अलग अलग हो जाएंगे, चलो भाई, है ना। चलो भाई, इसके बाद आता है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होता है, अर्धसूत्री पूर्वा अवस्था की अंतिम अवस्था होती है प्यारे बच्चों डाइकाइनेसिस। ठीक है, इसमें जो कोएज़्मिटा होता है इसका अंत होने लगता है। ठीक है, जो कोएज़्मिटा होएगा इसका प्यारे बच्चों यहाँ पर अंत होने लगता है और गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हैं और तर्क तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। केंद्रक कला व केंद्रिका प्यारे बच्चों लुप्त होने लगती है। जो केंद्रक कला होगी, ठीक है, और जो केंद्रिका होगी यहाँ पर विलुप्त, है ना, होने लगेगी। इसके बाद आता है बिल्कुल सिंपल सा मध्य अवस्था। प्रत्येक जो द्वियुज बनेगा, बाइवेलेंट बनेगा, सेंट्रोमियर द्वारा तर्क तंतुओं से जुड़ जाता है प्यारे बच्चों और मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाता है। पश्चात अवस्था फर्स्ट में क्या होता है कि समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, यानी कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं बच्चों वो अलग हो जाते हैं पूर्णतः, जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। ठीक है, होमोजाइगस क्रोमोसोम। इस अवस्था में गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है ना, गुणसूत्रों का विभाजन नहीं, बल्कि समजात गुणसूत्रों के अलग होने से, बल्कि समजात गुणसूत्रों के अलग होने से गुणसूत्रों की संख्या अगुणित हो जाती है। क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, गुणसूत्रों की संख्या अगुणित हो जाती है। ठीक है, अंत्य अवस्था फर्स्ट लास्ट में प्रत्येक ध्रुवों पर गुणसूत्रों के समूह के चारों तरफ केंद्रक कला बन जाती है और प्रत्येक ध्रुव पर एक केंद्रक बन जाता है। दोनों ध्रुव पर एक प्यारे बच्चों क्या बन गया, एक आपका केंद्रक बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, फिर अपने को देखने को मिला कि कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। सेल जो होती है वो पूर्णतः दो भागों में बढ़ जाती है और प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, यानी कि हैप्लॉइड होती है ना, अगुणित होती है। 2n था, द्विगुणित थी, ये देखो मियोसिस फर्स्ट हुआ, n यानी कि अगुणित प्यारे बच्चों, यानी कि हैप्लॉइड हो गई, है ना, हैप्लॉइड कोशिका। डन, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, बताओ यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर है। इसके बाद आती है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में, ठीक है सुनना, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, वो रेस्टिंग अवस्था में चली जाती है, सोने की अवस्था में, रेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, इंटरकाइनेसिस, या क्या होता है,
दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को अंतराला अवस्था, विरामा अवस्था कहते हैं। बहुत थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है। यह कम समय के लिए होता है, इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है, ठीक है। शीघ्र बाद कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन में चली जाती हैं, यानी कि पहले कोशिका का मियोसिस फर्स्ट हुआ, फिर वो थोड़ी देर के लिए इंटरकाइनेसिस में गई, तुरंत बाद मियोसिस सेकंड में वो चली जाती है। कहां पर? मियोसिस सेकंड में प्यारे बच्चों वो चली जाती है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये देखो, जैसे यहां पे ये है आपका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, ये है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में ही प्यारे बच्चों क्रॉसिंग ओवर होता है पैकिटीन अवस्था में, ठीक है। पैकिटीन अवस्था में ही प्यारे बच्चों क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। बताओ यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब अपने को क्या देखने को मिला प्यारे बच्चों? अपने को देखने को मिलता है यहां पर ये हो रहा होता है क्या? क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। इसके बाद ये सेल जाती है कहां पर? मेटाफेज फर्स्ट में। यहां पर क्या होता है? होमोलॉगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तभी तो ये 2n जो सेल है वो n में पहुंच जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है, हैप्लॉइड यानी कि बाबू अगुणित तो हो जाती है। देखो यहां पर रेड और ब्लू का अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, रेड और ब्लू का प्यारे बच्चों क्या हो गया है? अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, ठीक है। ये यहाँ पर प्यारे बच्चों जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, वहां पर प्यारे बच्चों ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक पट्टिका के रूप में व्यवस्थित होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एनाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, स्पिंडल फाइबर है वो अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे पकड़ खींच लेते हैं स्पिंडल फाइबर को, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम अब अलग अलग हो गए, यानी कि अगुणित हो गए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये आपस में रेड वाले मिलके, आपस में ब्लू वाले मिलके, आपस में रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम का। किसमें? टीलोफेज फर्स्ट में। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर प्यारे बच्चों यहां पर डिप्लॉइड थे, यहां पर 2n थे, यहां पर क्या हुए? यहां पर n हो गए, हैप्लॉइड हो गए, केवल अगुणित हो गए। क्लियर है? क्लियर है। इसके बाद तुरंत कोशिका पहुंच जाती है प्यारे बच्चों किसमें? इसके तुरंत बाद कोशिका पहुंचती है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस सेकंड, ठीक है। यह प्यारे बच्चों समसूत्री विभाजन के समान होता है ना। किसके समान होता है? तो यह आपका माइटोसिस डिवीजन के समान होता है। माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बस उसी के तरह सेम प्यारे बच्चों यह भी होता है, यानी कि मियोसिस डिवीजन सेकंड भी होता है, ठीक है। यह समसूत्री विभाजन की तरह होता है। पूर्वा अवस्था सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज प्यारे बच्चों सेकंड होता है, ठीक है। पूर्वा अवस्था सेकंड, मध्य अवस्था सेकंड, पश्चात अवस्था सेकंड और अंतः अवस्था सेकंड प्यारे बच्चों होता है। अब देखो, अब मान लो हमारे पास ये जो पिछले में प्रोफेज फर्स्ट से बनी टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज फर्स्ट के बाद इंटरकाइनेसिस में कोशिका गई। कहां पर गई? इंटरकाइनेसिस। ये देखो, ये देखो, ये यहां पर गई, वहां पे प्यारे बच्चों इंटरकाइनेसिस में, विरामावस्था में। जस्ट विरामावस्था के बाद ये कोशिका कहां पर मूव करती है? ये कोशिका मूव करती है मियोसिस सेकंड में। कहां पर प्यारे बच्चों? मियोसिस सेकंड में, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में मूव करती है तो भी इसको जाना है कहां पर? प्रोफेज सेकंड में। प्रोफेज सेकंड में कोशिकाओं का विभाजन होगा, को केंद्रक का विभाजन होएगा, गुणसूत्र का विभाजन होएगा। कैसे होएगा? समसूत्री विभाजन, समान प्रकार से, ठीक है। ये होता है माइटोसिस डिवीजन की तरह,
ठीक है, कैसा होगा बाबू, ये माइटोसिस डिवीजन की तरह यह विभाजन होता है। ठीक है ना। तो हमने क्या देखा पूर्वावस्था सेकंड में कि गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, गुणसूत्र जो होंगे वो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, और केंद्रक कला एवं केंद्रिका प्यारे बच्चों, केंद्रक कला एवं केंद्रिका लुप्त हो जाती है। ठीक है, प्रोफेज सेकंड में। ठीक है, क्योंकि दो कोशिकाएं बनी है ना, हैप्लॉइड सेल। गुणसूत्र जो पहले ही अनुदैर्घ्य रूप से विभाजित होते हैं, ठीक है, कोशिका की भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कोशिका की जो भूमध्य रेखा होगी, इक्वेटर होगा, उसकी तरफ बढ़ेंगे। फिर होगा मध्यावस्था सेकंड, यानी कि मेटाफेज सेकंड। इसमें क्या देखने को मिला कि गुणसूत्र मध्य रेखा पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो मध्य रेखा पर प्यारे बच्चे ऐसे पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, और विपरीत ध्रुवों की तर्कतंतु की सूक्ष्म नलिकाएं, जो विपरीत ध्रुव की जो तर्कतंतु की जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, वह इनके संतति अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाता है। फिर आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड। इस अवस्था में गुणसूत्र जो होता है, इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाता है। क्या होता है, इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु प्यारे बच्चों अलग हो जाता है, और इनसे जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से, ठीक है, अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं के छोटा होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टीलोफेज सेकंड। बस इस अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था होती है। टीलोफेज सेकंड क्या होगी, मियोसिस डिवीजन की लास्ट स्टेज होएगी। ठीक है, इसमें गुणसूत्र के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं, और कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये देखो, यही इमेज था। ठीक है, ये है आपका मेटाफेज, ये है आपका एनाफेज, कोशिकाएं अलग अलग हो गई। ठीक है, कोशिकाओं में जो गुणसूत्र थे वो अलग अलग हो गए। इसके बाद आया टीलोफेज सेकंड प्यारे बच्चों। ये देखो सेम प्यारे बच्चों, हैप्लॉइड सेल यानी कि अगुणित कोशिका बन गई। ठीक है, सेम प्यारे बच्चों, अगुणित जो कोशिका है, जो हैप्लॉइड सेल है, उसका निर्माण हो गया। बोलो भाई, बोलो, क्लियर है ना। और क्लियर प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को रहना भी चाहिए, क्योंकि जब अमन भैया पढ़ाने के लिए आते हैं तो जाहिर सी बात है एक एक टॉपिक्स को सिखा करके याद करवा करके ही घर भेजते हैं। डन प्यारे बच्चों। अब देखो, अब अगर इसको देखना चाहो तो सिंपल सा चार्ट है। ठीक है, मात्र कोशिका मदर सेल द्विगुणित है, अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ, कोशिकाएं कैसी हो गई, अगुणित हो गई, अगुणित यानी कि हैप्लॉइड हो गई प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ, इसमें भी सेकंड हुआ, क्या होगा ये प्यारे बच्चों, 4 पुत्री कोशिकाएं, 4 आपकी 4 हैप्लॉइड सेल यानी कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल देखने को मिली। 4 हैप्लॉइड प्यारे बच्चों डॉटर सेल देखने को मिली, यानी कि पुत्री कोशिका देखने को मिली। ठीक है, अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस मियोसिस डिवीजन। ठीक है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन का प्यारे बच्चों महत्व क्या होता है। देखो बच्चों, जब हम अर्धसूत्री विभाजन के महत्व की बात करते हैं तो अपने को पता चलता है कि इससे बनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसका महत्व होता है युग्मक जनन में, यानी कि गैमीटोजेनेसिस में प्यारे बच्चों इसका बहुत शानदार महत्व होता है। कहां पर, युग्मक जनन में प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की स्थूल सूत्र अवस्था में विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जो होगा प्यारे बच्चों, उसकी जो स्थूल है ना, क्या होगी, स्थूल पट्ट अवस्था होगी, जो आपकी कौन सी अवस्था है, स्थूल पट्ट, स्थूल है ना, स्थूल पट्ट या फिर स्थूल सूत्र अवस्था जिसको बोलते हैं पैकिटीन होगी, वहां पर अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण से विभिन्नता यानी कि प्यारे बच्चों वेरिएशन आती है।
जिसके कारण से विभिन्नता आती है प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा प्यारे बच्चों कि लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों में क्या होता है कि जितने भी लैंगिक जनन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले सभी जीवों में अर्धसूत्री विभाजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है प्यारे बच्चों, क्योंकि इस विभाजन से एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे नर व मादा युग्मक कहते हैं प्यारे बच्चों, मेल व फीमेल गैमीट्स कहते हैं। हमने देखा कि नर और मादा युग्मकों के मिलने से युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है, जो द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है, और युग्मनज में समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका वृद्धि नहीं करती है। ठीक है, जो जाइगोट होते हैं, युग्मनज होते हैं, उनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, वो ग्रोथ नहीं करती है, जो कोशिका होती है बच्चों वो वृद्धि नहीं करती है, जिसके कारण जीव का पूरा शरीर बनता है। ठीक है, जो जीव होगा उसका पूरा शरीर प्यारे बच्चों बन जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने प्यारे बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर हमारा क्या होता है, हमारा ये चैप्टर प्यारे बच्चों खत्म हो जाता है। ठीक है ना। अगर हम समरी देखते हैं इस चैप्टर की, ठीक है, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। ठीक है, अब इधर देखो, हमको देखने को मिलता है प्यारे बच्चों कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन में सबसे पहले हमने देखा इंटरफेस G1 S G2 अवस्था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा प्यारे बच्चों एम फेज। एम फेज के अंदर हमने देखा क्या, एमाइटोसिस। फिर हमने देखा प्यारे बच्चों क्या, एमाइटोसिस के बाद हमने देखा प्यारे बच्चों माइटोसिस डिवीजन। एमाइटोसिस डिवीजन। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा प्यारे बच्चों मियोसिस डिवीजन, है ना। इसको बोलते हैं क्या, असूत्री विभाजन, है ना, असूत्री विभाजन। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसको बोलते हैं क्या, नहीं, इसको बोलेंगे समसूत्री विभाजन। इसको बोलेंगे क्या, अर्धसूत्री विभाजन, है ना। इसको क्या बोलते हैं बाबू, तो इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। डन डन, चलो इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया इन तीनों को। इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद की जो बात आती है ना, हमने इसको एक एक टॉपिक को बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ के रखा है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये चैप्टर्स हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है। तो भाई थैंक यू। ठीक है, तो इसलिए आज की इस क्लास को अपन लोग एंड करते हैं और हम लोग प्यारे बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसके अंदर अपनी ये दूसरी यूनिट शुरू होगी बॉटनी की। किसकी शुरू होगी, बॉटनी की। तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ते रहना, अच्छे तरीके से रिवीजन भी करते रहना। मेरी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष आप सभी लोगों के हमेशा साथ में है। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। थैंक यू।